subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic anatomy and physiology of the lungs और respiratory system। तो आज इस वीडियो पे हम लंग्स के जो बेसिक एनाटॉमी स्ट्रक्चर है, उनके नॉमेनक्लेचर है, उनके लेवल है और उनके जो बेसिक फिजियोलॉजी है, आपके जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके बेसिक जो मैकेनिज्म है और रेगुलेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस मीन्स इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ऑलरेडी जो बेसिक पार्ट्स हैं आपके नोज़ हो, फेरिंग्स हो, लैरिंग्स हो, ट्रेकिया हो, ब्रोंकाई हो, उनके बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख सकते हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है। चाहे फार्मेसी के हों, चाहे आप नर्सिंग के हों, चाहे आप 11th-12th के हों या फिर नीट के लिए हों, तो इस सब में हेल्पफुल होगा। एंड इफ यू वांट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनके बेसिक लेवल है, ठीक है, क्या उनके बेसिक पार्ट्स है, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स का, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो देख सकते हैं आपका जो आपका थायराइड कार्टिलेज है, ये आपका कैरोटिड कार्टिलेज है, इसके बिहाइंड होता है आपका लैरिंग्स, और ये फिर आपका जो है ये जो दिखाई दे रहा है वो है आपका ट्रेकिया, ठीक है। और ये जो आपका बीच का पार्ट है जहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है आपका ट्रेकिया, उसको बोलते हैं हम लोग कार्निया, जहाँ पे आपका जो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस आपस में डिवाइड होते हैं, ठीक। और ये आपका एक तरीके से राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये आपका लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है। ये जो आपके हैं ये आपके लंग्स के लोब्स हैं, ठीक है। ये आपका राइट लोब है, ये आपका लेफ्ट लोब है। जो राइट लोब होते हैं उनके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। अपर लोब, ये आपका अपर लोब है, ठीक है। ये जो एरिया है आपका वो आपका अपर लोब है। ये जो बीच का एरिया दिखाई दे रहा है आपका वो है आपका मिडिल लोब, और ये जो नीचे का एरिया है वो है आपका लोअर लोब, ठीक है। और ये हो गया राइट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब। और ये जो हैं आपके ये जो आपका जगह है एक तरीके से इसमें खांचे की तरह है, नॉच हैं, वो है आपका हार्ट के लिए जो स्पेस बनता है, यहाँ पे आपका हार्ट एक तरीके से प्लेस होता है। दिस इज द नॉच फॉर द हार्ट, ठीक है। ये आपके राइट की बात करें, सॉरी लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में 2 पार्ट्स होते हैं। एक है आपका अपर लोब, यहाँ जो पार्ट है आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर जो पार्ट है वो आपका अपर लोब है, ये जो पार्ट है आपका लोअर लोब है, ठीक है। और ये जो आके जो ट्री हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्री हैं, वो आपके हैं अपर ब्रोंकस, अपर लोब ब्रोंकस, और ये आपका लोअर लोब ब्रोंकस। ये अपर को जाता है, ये आपके जाता है लोअर की ओर, ठीक है। और ये फिर आगे जाके जो है ब्रोंकाई, फिर आपके ब्रोंक्यूल, फिर लास्ट में आपके एल्वुलाई बनते हैं, ठीक है। जैसे की बात करें हम लोग, ये जो लास्ट पार्ट है आपके जो टर्मिनल एरिया है उसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और इस ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जो बनते हैं वो है आपका एल्वुलाई, ठीक है। इसी एल्वुलाई से एक बेसिकली आपका मेजर जो एक्सचेंज है आपके गैसेस का, आपके ब्लड और एल्वुलाई के बीच में, वहाँ पे ये टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपके एनाटॉमी पार्ट है आपके लंग्स का। इसको आप सिंपल कोई भी गूगल इमेज से या बुक से आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में अगर आता है तो बेसिकली आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, खासकर लंग्स के साथ में, जिसमें आपके ट्रेकिया हो, ब्रोंकस हो, ब्रोंक्यूल्स हों, आपके लंग्स के जो लोब्स हों, आपके जो लैरिंग्स हो, फेरिंग्स हो, माउथ हो, ये सब आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप इमेज ड्रॉ कीजिए अपने कॉपी पे, अपने बुक्स पे, ताकि आपको ईजी हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके थ्योरी के पार्ट में कि आपके लंग्स के बारे में क्या हमको पढ़ना है। सो लंग्स क्या है? सो लंग्स आर द 2 स्पॉन्जी ऑर्गन्स लोकेटेड इन द थोरेक्स। तो ये आपके थोरेक्स एरिया है, जो चेस्ट एरिया है, जो रिब्स के अंदर है, ठीक है, उस पर एक तरीके से रेस्पिरेटरी का मेन ऑर्गन है और एक तरीके से स्पॉन्जी ऑर्गन है, ये स्पंज की तरह होता है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक टिश्यूज फिल्ड विद द interlacing network of the tubes and sacs that carries the air and blood vessels that carry the blood।
तो ये एक तरीके से स्पॉन्जी है, इलास्टिक टिश्यू है, जिसमें आपके जो बहुत सारे ट्यूब्स का जाल होता है, जिसको एक तरीके से बात करें हम लोग ब्रोंक्यूल्स की, ब्रंकस की, ठीक है, उनका, और उनके बीच में बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स जो हैं कैरी करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो भी उस पर इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि आपके ब्लड और जो आपके लड़ाई है वहाँ पे आपके गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड इच लंग्स इज डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय द फीजर। इसमें जो फीसर्स हैं उनके बिहाफ में, उनकी हेल्प से आपका जो लंग्स हैं वो आपके डिवाइड होते हैं, ठीक है। आपके लेफ्ट लंग और आपके राइट लंग, तो लेफ्ट लंग आपके 2 लोब्स होते हैं, राइट पे आपके 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। अपर, मिडिल एंड लोअर, इस पे होता है अपर एंड लोअर, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग कवरिंग की। ये जो लंग्स है उसमें जो आपका कवरिंग दिखाई दे रहा है आपको, वो बात करें कवरिंग की, तो इसमें आपके जो इनर पार्ट है वो है आपका विसरल प्लूरा, आपके जो मिडिल पार्ट है वो है आपका पैराइटल प्लूरा, जो आपका बीच का स्पेस है आपके विसरल और पैराइटल का वो है आपका इंट्रा प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, जहाँ पे लंग्स आपके मौजूद होते हैं। ये आपका थोरेसिक वॉल है, ये आपका नॉच है, जहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या होता है आपका एक तरीके से हार्ट होता है ना, यहाँ पे आपका हार्ट होता है, क्लियर है। चलिए, तो कवरिंग ऑफ द लेंस की बात करें तो पल्मोनरी विसरल प्लूरा कवर्स द लंग सरफेस, पैराइटल प्लूरा लाइंस द वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। एंड द प्लूरल फ्लूइड्स फिल विद द एरिया बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्लूरा टू अलो द ग्लाइडिंग। तो यहाँ पे आपके प्लूरल फ्लूइड्स जो हैं आपके इन पे प्रेजेंस होते हैं, ताकि वो इजीली जो है उस पर मूव कर सके हमारा लंग्स, क्योंकि जो हम लोग एस्पायरेशन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, इनहेल या एक्सेल करते हैं, तो हमारा लंग्स का जो शेप है वो चेंज होता है। जब हम इंटेक करते हैं एयर को या इनहेल करते हैं तब लंग का साइज बढ़ता है, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो लंग का साइज स्मॉल होता है या कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो वो कैसे होता है हम आगे दिखेंगे ही। तो इस तरीके से जो लंग्स के जो हैं आपके वॉल्स हैं वो आपके इन्हीं कैविटी पे, इन्हीं पे आपके मूव करते हैं, स्लाइड ग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देख सकते हैं ये आपका लंग्स इस तरीके से इनहेल्ड है, ये आपका इनहेल्ड है, फिर ये आपका एक्सहेल है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस इमेज पे, इसको भी हम गूगल इमेज से लिया है, ठीक है। तो इसके दौरान जो है आपका लंग्स फैलता है, आपके इनहेल्ड पे एयर इनटेक होता है, डायफ्राम नीचे आता है, और फिर एक्सहेल पे डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करता है, और ये आपके सिकुड़ते हैं एक तरीके से। सो द बेस ऑफ द लंग्स रेस्ट इन द डायफ्राम, जो बेस है लंग्स का वो डायफ्राम पे रेस्ट करता है। इट इज ए मस्कुलर वॉल सेपरेटिंग द थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो एक तरीके से थोरैक्स को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। इसके नीचे आपका होगा आपका जितने भी एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं, आपके स्टमक वगैरह हैं, वो प्रेजेंस होते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेस्पायरेशन, ड्रॉइंग डाउनवर्ड इन द चेस्ट ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड पुशेस अपवर्ड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये आपके इंस्पिरेशन के दौरान जो है, इनहेलेशन के दौरान जो है, हमारे जो डायफ्राम हैं वो नीचे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तब ये जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर पुश करते हैं, ताकि लंग्स से जो एयर है वो बाहर जा सके, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये है आपका रेस्पिरेटरी ट्री। इस ट्री में क्या क्या होते हैं, इसमें आपके प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई। इसी की बात करेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई है ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आपके टर्सरी ब्रोंकाई, फिर आपके जो लास्ट एरिया है ब्रोंकल्स हैं, फिर आपके एल्वेलरी डक्ट हैं ये आपके, और ये हैं आपके लास्ट में एल्वेलाई। ये बेसिक पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो है आपका एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तरीके से आपके पैसेज ऑफ एयर कंडक्शन। यहाँ पे आपका जो एयर है वो पास आउट होता है, यहाँ पे कुछ काम होता नहीं, केवल एयर जो है उस पाथवे के थ्रू पास आउट करते हैं। और ये जो एरिया है ये है आपके रेस्पिरेटरी बंकल्स, ठीक है। और इन्हीं एरिया पे, इस एरिया पे आपका जो गैसेस है वो एक्सचेंज के लिए रेडी होते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। इन आपके जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स हैं, आपके एल्वेलाई डक्ट्स हैं, एल्वेलाई हैं, इन पे आपके एक तरीके से जो गैस है वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम इमेज है वो हमने रॉस एंड विल्सन 12th एडिशन की बुक से लिया हुआ है, उसको आप पढ़िए, बहुत इजी बुक है, अच्छी बुक है, ठीक। अब आते हैं एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज थ्रू द एल्वेलाई। गैस का एक्सचेंज एल्वेलाई के थ्रू किस तरीके से होता है। सो एट द एंड ऑफ इच ब्रोंकियल्स आर द एल्वेलाई, ठीक है। आपके एंड पे आपके क्या होते हैं, एल्वेलाई होते हैं इस तरीके से। आपके गैस्ट्रिक फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, या आपके आर्टेरियल प्रोमोनरी आर्टरी है, ये प्रोमोनरी वेन्स हैं, ठीक है। द लंग्स कंटेन्स अबाउट 300 मिलियंस एल्वेलाई सैक्स।
which are the air cells which the exchange of oxygen and carbon dioxide take place within the capillaries। तो ये आपके कैपिलरीज हैं, ये आपका पल्मोनरी वेन्स हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके इंटर करते हैं यहाँ पे, और जो CO2 है वो यहाँ पे इंटर करता है। तो ये आपके फिर आते हैं पल्मोनरी वेन्स हैं। तो एक तरीके से ऐसा ही इस एरिया पे जो है आपके जो आर्टरी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं आपके पल्मोनरी आर्टरीज पे। जबकि जो पल्मोनरी वेन्स हैं जो आपके कैरी करता है हमारे लेफ्ट आर्टरिया पे हार्ट के, वहाँ पे जो है एक तरीके से एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन पहुँचता है, और ये ऑक्सीजन जो है आपके पहुँचते हैं राइट आर्टरिया पे, ठीक है। तो इसी एरिया पे जो हैं आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं वो आपके यहाँ होते हैं, और जो आपका ऑक्सीजन है वो यहाँ जाता है, एक्सचेंज होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके लंग्स के, ठीक है। तो जो मेजर फंक्शंस क्या होंगे लंग्स के? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका ब्लड और आपके एल्वेलाई के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो वहाँ पे अकर्स होता है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम में भी हेल्पफुल होता है बाय द एल्वेलर मैक्रोफेजेस। आपके लंग्स में बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं जो एक तरीके से आपके डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। जो भी आपके पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, अगर ये आपके इंटर करते हैं आपके एयर के थ्रू, उनको ये किल कर सकते हैं। इसके अलावा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। पूरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है आपका जो एयर है वो वार्मिंग और ह्यूमिडिफाई होते रहते हैं। ये इनका बेसिक फंक्शंस हैं। तो ये हो गया बेसिक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स। अब आते हैं इनके बेसिक जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन के, उनमें क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होंगे। सो नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन इज द टर्म मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस particularly oxygen and carbon dioxide between the body cells and the environment। तो environment और आपके जो बॉडी सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज है गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसे हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। दिस इन्वॉल्व्स टू मेन प्रोसेस। फर्स्ट इज द ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब जो हम सांस लेते हैं, मतलब जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मीन्स इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स के एयर का बाहर जाना और अंदर आना, इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। अब एक जो और पॉइंट है वो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो मेन प्रोसेस होता है इट टेक प्लेस इन द लंग्स में होते हैं बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पे आपका जो है एक्सचेंज होता है किसमें? ब्लड और एल्वेलाई के बीच में। एक है आपका इन द टिश्यू, जहाँ पे होते हैं आपके इंटरनल रेस्पिरेशन, जहाँ पे ब्लड और जो हमारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके बीच में होता है, ठीक है। सो नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट इज द ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग सप्लाइज द ऑक्सीजन टू एल्वेलाई एंड एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो ये हमारे जो हैं लास्ट पार्ट है एल्वेलाई है। तो ये सपोज आपके कैपिलरीज हैं जो हमने पहले देख चुके हैं। तो यहाँ से जो आपका जो यहाँ से जो ब्लड आएगा आपके पल्मोनरी, कहाँ से? आर्टरी के थ्रू। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आपके यहाँ पे एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो हम एयर के थ्रू इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन आपके कैपिलरी के थ्रू एंट्री करेगा हमारे इस एरिया पे, जहाँ से आपका पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो स्टार्ट होंगे और आपके पहुँचते हैं राइट आर्टरिया पे, ठीक है। इट इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस और मस्कुलर एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ चेंजेस इन द थोरेसिक कैविटी। वॉल्यूम्स चेंज लीड टू द प्रेशर चेंजेस विच लीड टू द फ्लो ऑफ गैसेस टू इक्वलाइज द प्रेशर। तो ये जो एक्सचेंज है वो मेनली डिपेंड करता है हमारे जो प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है हमारे इन गैसेस का आपके ब्लड और इन सेल्स के बीच में, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा हमारा एयर या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरीके से कब तक होगा? जब तक कि इन दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम है प्रेशर का वो मेंटेन ना हो सके, इक्वल ना हो सके, तब तक जो गैस है वो आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। हम आगे बात करेंगे ही। एंड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन एंड डायफ्राम आर मेनली इन्वॉल्व। तो ब्रीदिंग के दौरान जो है मेनली 3 जो मस्कुलर्स हैं, पार्ट्स हैं, वो एक्टिव होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल,
सेकेंड है आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और थर्ड है आपका डायफ्राम। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट है, आप देखते हैं इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, मतलब एयर का इनटेक करना, मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। ठीक है, तो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो आपके ये जो आपके मसल्स हैं, जो कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो आपके रिब्स के बीच में होते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड द डायफ्राम, डायफ्राम और आपके जो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं खासकर एक्सटर्नल, वो आपके कॉन्टैक्ट करते हैं एंड एक्सपेंड थोरेक्स, और आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड करता है, मूव करता है। ठीक है, इस तरीके से डायफ्राम आपके अपर की ओर मूव करेगा, सॉरी लोअर की ओर मूव करेगा। ठीक, आपका लंग्स का साइज बढ़ेगा, आपके जो आपके जो रिब्स हैं वो स्लाइडली मूव करेंगे, जो मसल्स हैं वो फैलेगा। तो एक्सटर्नल एयर इज पुल्ड इनटू द लंग्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपका लंग्स का जो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वहाँ पे एयर तो है नहीं, तो एयर जो है बाहर से अंदर की ओर आएगा उसको फिल करने के लिए, ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। तो इस तरीके से आपका जो ये जो एरिया है वो कम्प्लीटली एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, आपके इंस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट है दिस द प्रोसेस ऑफ द इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड इट इज नीड टू द एनर्जी फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस है, इस पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वेश्चंस आते हैं जी पेट में, याद रखिए। ठीक है, द नेगेटिव प्रेशर्स क्रिएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो सांस लेंगे तो आपका लंग्स फैलेगा, तो इसके अंदर में जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा ताकि जो बाहर से जो एयर है वो अंदर आ सके। द नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड इन द थोरेसिक कैविटी एट्स द वीनस रिटर्न टू द हार्ट एंड द इज नोन एज द रेस्पिरेटरी पंप। इसके अलावा जो है हमारे जो वीनस रिटर्न है, जो वेंस में जो आपका जो ब्लड ज़्यादा जाता है आपके एयर से, वो भी मूव करेगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर अनटेक आएगा, और जो आपके एलुलाई पे एयर हैं वो एलुलाई से आपके तुरंतली एक्सचेंज होंगे, आपके ब्लड में जाएगा। ठीक है, एट द रेस्ट इंस्पिरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड्स। तो जो आपका हम जो सांस लेते हैं, सांस इंटेक करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सपिरेशन और एक्सलेशन, मतलब सांस का छोड़ना, आउट करना। लार्जली इज ए पैसिव प्रोसेस विच डिपेंड्स ऑन द नेचुरल लंग्स इलास्टिसिटी। द मसल्स रिलैक्स, एयर इज पुश्ड आउट द लंग्स। मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, डायफ्राम ऊपर की ओर पुश करेगा, जो इंटरनल कॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। फोर्स्ड एक्सपायरेशन कैन अकर्स मोस्टली बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स टू डिप्रेस द रिब केज। एट रेस्ट एक्सपायरेशन लास्ट्स अबाउट 3 सेकेंड्स आफ्टर द एक्सपायरेशन, सॉरी आफ्टर द, ये आपका इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो सांस लेने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड का टाइम लगता है। देयर इज ए पॉज बिफोर द नेक्स्ट साइकिल, और एक तरीके से थोड़ा सा पॉज होता है नेक्स्ट साइकिल के बिगिन होने से। ठीक है, इसमें जो आपका जो पूरा एरिया है थोरेसिक कैविटी का, वो आपके कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, आपके उसमें स्टैंड होते हैं, इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, डायफ्राम ऊपर की ओर पुश करेगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट गैसेस एक्सचेंज, जिसमें आपके 2 मेजर पार्ट हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक, सो फर्स्ट बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज के बारे में। सो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड दैट कॉल द एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड ब्लड एंड सेल्स दैट कॉल्स इंटरनल रिस्पायरेशन। Although the breathing involves inspiration and expiration process, gas exchange at the respiratory membrane in the tissues is a continuous and ongoing process. ठीक है, तो एक तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। सांस लेना एक एयर का इंटेक और आउटलेट है। इंटेक होने के बाद जो एयर का मूवमेंट है हमारे एलुलाई से लेकर ब्लड में, ब्लड से लेकर टिश्यूज़ में, फिर वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका मूवमेंट जो है हमारे आपके ये CO2 है, तो सेल से लेकर ब्लड में, ब्लड से लेकर लंग्स में, ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलते रहता है। डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंसेस लाइक द बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड और टिश्यूज। तो जो मूवमेंट है एयर का, जो एक्सचेंज है, वो टोटली डिपेंड करता है इनके प्रेशर पे, जो आपके हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करता है हमारा गैसेस। हम आगे बात करेंगे। Gases moves by diffusion from the higher concentration to the lower concentration until equilibrium is stabilized. कब तक होगा? जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एयर इनटेक किया, ये आपकी एलुलाई हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो है आपका किलो पास्कल में आपका 13.3,
और यहाँ पे जो ब्लड है उस पे है आपके 5.3 के PA मतलब किलो पास्कल्स। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, आपके जो ऑक्सीजन है वो इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे आपके जो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जबकि यहाँ पे देखिए इसका जो प्रेशर है CO2 का वो हाई है इसके कंपेयर पे, तो ये आपका मूव करेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका ऑक्सीजन है और ये है आपका CO2, ठीक है। कब तक, जब तक कि दोनों में इक्विलिब्रियम ना हो। अब देखिए यहाँ पे जो है इसके इक्विलिब्रियम क्रिएट हो चुका है, इसके बाद जो है आपका एक्सचेंज नहीं होगा। बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो कंटिन्यूसली आपके ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आते रहते हैं और ब्लड फिर जो एक्सचेंज होते रहते हैं और आपका मूवमेंट होते रहता है। और ये है बीच में आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जहाँ से आपका इजिली गैस जो है डिफ्यूज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। ये आपका फ्लो का डायरेक्शन है आपके गैस का, सॉरी ब्लड का, ठीक है। सो फर्स्ट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बाय डिफ्यूजन प्रोसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड इनटू द एल्वेलर कैपिलरीज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये हमारे एल्वेलर सेक्स हैं जहाँ पे आपके डायरेक्टली आपके आएंगे ब्लड पे। अब ब्लड पे तो ऑक्सीजन रहता नहीं है ना, ब्लड में आने के बाद वो आपके इंटेक होता है हमारे ब्लड सेल्स में, खासकर हीमोग्लोबिन फिर आपके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड ब्लड सेल्स में आते हैं। और जो आपके बाइकार्बोनेट हैं वो रिलीज करते हैं हमारे कार्बोनिक एसिड, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड्स, जो आपके प्लाज्मा से एल्वेलाई पे आएगा। तो इस तरीके से आपका एक्सचेंज होता है हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान। नेक्स्ट आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द बॉडी सेल्स। जिसमें बॉडी सेल्स जो बॉडी का टिश्यूज हैं, जिसमें जो आपके CO2 बनेगा वो आपके जाएगा प्लाज्मा पे, और जो आपके हीमोग्लोबिन पे जो ऑक्सीजन है वो आपके फर्वर छोड़ेगा हीमोग्लोबिन प्लस आपके ऑक्सीजन पे, फिर जाएगा आपके सेल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ प्रेशर डिफरेंट है, यहाँ पे प्रेशर देखिए अलग अलग है, तो इसलिए जो है यहाँ का जो प्रेशर हाई है इसलिए ऑक्सीजन जाएगा हमारे अंदर और CO2 जाएगा बाहर, ठीक है, ब्लड में। तो इस तरीके से प्रोसेस जो है ऑनगोइंग चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन कौन से चीज़ें कंट्रोल करती हैं, तो उसमें से फर्स्ट आपकी बात करें, फर्स्ट आपका रेस्पिरेटरी सेंटर्स। हमारी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें एक तरीके से बहुत सारे नर्व्स होते हैं, उन नर्व्स के थ्रू जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चलते हैं। दिस इज फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ नर्व्स इन द मेडुला, द रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर्स, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर्स, विच कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन पैटर्न लाइक द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। किस रेट से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 ब्रीद पर मिनट हम लोग करते हैं, है ना, और डेप्थ क्या है, ठीक है। ये एक तरीके से वॉलंटरी और इनवॉलंटरी प्रोसेस दोनों में आता है। हम नॉर्मली जब बात कर रहे होते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, तो हमको वो सांस लेने की चिंता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली चलते रहता है। लेकिन वॉलंटरी भी है, हम चाहे तो जानबूझकर हमारे सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, हम सांस को रोक भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं, डीपली ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये सब जो है कंट्रोल होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर से, जो कि आपके वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों पे काम करता है। बात करें न्यूरल कंट्रोल्स की, उसमें दो मेजर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, जो कि आपके स्लो डाउन करता है रेस्पिरेशन को, रेट और डेप्थ डिक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक न्यूरॉन्स, जो कि इंक्रीज करता है हमारे रेस्पिरेशन रेट को। इसके अलावा होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। These are the receptors that respond to changes in the partial pressure of the oxygen and carbon dioxide in the blood and cerebral spinal fluids. They are located centrally and the peripherally. तो ये आपके जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, जो एक तरीके से केमिकल अल्ट्रेशंस हैं हमारे ब्लड के pH का, ब्लड में जो गैसेस का कंसंट्रेशन है, उनको ये सेंस करते हैं, उनको सेंसर की तरह काम करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पेरिफेरल नर्व सिस्टम पे और सेंट्री दोनों पे लोकेट होते हैं, दोनों का फंक्शन अलग होता है। ये बेसिकली डोमिनेंटली जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, उसको ये सेंस करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो उसको वो सेंस करके आपके जो रिसेप्टर्स हैं सिग्नल्स देते हैं हमारे बॉडी को, लंग्स को, कि हम डेप्थ रेस्पिरेशन करो, ताकि जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो बढ़ सके, ठीक है, ताकि वो मेंटेन हो सके ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ठीक। आगे देखते हैं क्या है।
So first is central chemoreceptors. These are located on the surface on the medulla oblongata and are both in the cerebral spinal fluids. When the arterial PO2 या PCO2 सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड राइजेस या हाइपरकैप्निया, इसको हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया, मीन्स इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवन स्लाइटली, द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड बाय द स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो ये आपके रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। इस जैसे ही हमारा स्लाइटली भी बढ़ा आपके सेरेब्रल आर्टरी के जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, प्रेशर है वो बढ़ा, उसको सेंस करके तुरंतली आपके रिस्पॉन्ड करते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज इन द वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स एंड द रिड्यूसिंग द आर्टियल POCO2। तो ये फिर हमारे जो रेस्पिरेशन रेट है और डेप्थ है उसको कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ताकि ऑक्सीजन का इंटेक ज़्यादा आ सके, ठीक है, ताकि जो है ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ सके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो सके ड्यूरिंग द एक्सचेंज, ठीक। And this receptor या sensitivity of the central chemoreceptors is raised to the arterial CO2 is the most important factor of the controlling the normal blood gas level. A small reduction in PO2 hypoxemia, इसको बोलते हैं decrease in the hypoxemia या hypoxemia। तो hypo मतलब कम होना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं हाइपरएक्सिमिया, ठीक है। हैज़ द सेम बट लेस प्रोनाउंस इफेक्ट बट सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ डिप्रेस ब्रीदिंग, ठीक है। अगर आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हुई तभी ये आपके रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा, लेकिन ऑक्सीजन को उतना सेंस नहीं करते जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड दीज आर द सिचुएटेड इन द आर्च ऑफ द ऑर्टा। ये आपके ऑर्टा जो होते हैं, जो आपके हार्ट से निकलते हैं, उस ऑर्टा के जो आर्च हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात करें हम लोग इस तरीके से हमारा जो हार्ट होता है, सपोज मान लेते हैं, तो यहाँ से जो ऑर्टा निकलता है, इस ऑर्टा के जो छोटे आर्च होते हैं ना, उन आर्च पे होते हैं, क्या होते हैं आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड द कैरोटिड बॉडीज एंड कन्वे द सिग्नल्स विया द ग्लेसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। ये जो सिग्नल्स हैं वो आपके ग्लेसियोफेरेंजियल और वेगस नर्व के थ्रू फ्लो करते हैं। They respond to the changes in the blood CO2 and oxygen level, but the much more sensitive to the carbon dioxide than the oxygen, same as it is, ठीक है। This stimulate the immediate rise in the rate and depth of respiration and increase the blood acidity, ठीक है। Decrease the pH and the raise the H1, also stimulate the पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। इसके अलावा जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, आपके जो ब्लड के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है या ऑक्सीजन का है उसको सेंस करेगा ही, इसके अलावा ये ब्लड pH को भी सेंस करता है, ठीक है। अगर आपका pH कम हुआ या हाइड्रोजन का एटम कंसंट्रेशन अधिक हुआ तो उसको भी सेंस करके, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ही H आयन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा या pH बढ़ेगा, सॉरी pH कम होगा, एसिडिटी होगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये भी आपके एक तरीके से सेंस की तरह काम करता है और ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाता है, जिससे रेस्पिरेशन रेट और ब्रीदिंग भी बढ़ती है। दिस कीमोरिसेप्टर्स आल्सो हेल्प द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ और फैक्टर्स के बारे में, जिसमें आपका एक्सरसाइज और रेस्पिरेशन है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग व्यायाम करेंगे, जिम करेंगे, तो हमारा रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा। फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज बोथ द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन टू सप्लाई द इंक्रीज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सरसाइजिंग मसल्स। क्योंकि हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे हमारे बॉडी का जो सेल्स का जो डिमांड है ऑक्सीजन का वो बढ़ जाता है, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रीदिंग रेट है और डेप्थ है वो इंक्रीज होगा, ताकि प्रॉपर अमाउंट पे जो है आपका ब्लड से ऑक्सीजन सप्लाई हो सके उन टिश्यूज़ को, और उन टिश्यूज़ में जो एक्सरसाइज के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं वो कैरी करके बाहर निकाल सके वेस्ट प्रोडक्ट को। अगर ये जमा होते रहेंगे तो क्या होगा, आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होकर आपको पेन होगा, ठीक है, ठीक। तो एक्सरसाइज मसल्स प्रोड्यूस द हायर क्वांटिटी ऑफ CO2 विच स्टिमुलेट द सेंटर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एज वेल। अदर्स की बात करें कुछ और हैं, तो आपके ब्रीदिंग में भी आल्सो मॉडिफाइड बाय द हायर कंसेंट्रेशंस ऑफ द ब्रेन बाय द स्पीचिंग, सिंगिंग, इमोशन डिस्प्लेस लाइक द क्राइंग, लाफिंग, फियर, ड्रग्स लाइक सेडेटिव, अल्कोहल, स्लीप्स, बहुत सारे और कंडीशंस हैं जिसके थ्रू भी आपका ब्रीदिंग रेट और डेप्थ जो हैं अल्टर हो सकते हैं। आप ज़्यादा बात करेंगे, दौड़ेंगे, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, आप अल्कोहल पी रहे हैं, आपने बेहोशी की दवाई ली है, तो भी आपके रेस्पिरेशन जो हैं कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है।
So these are the basics about the respiration mechanism, regulation and the physiology and anatomy of the lungs, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. इसी लेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं frequently. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.